प्रशांत और आप देख रहे हैं रोहतास पत्रिका। आज हमारे साथ डेहरी विधानसभा क्षेत्र के जन अधिकार पार्टी के भावी उम्मीदवार एवं समाज सेवी भाई समीर कुमार साथ में हैं। आज हम उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन बातचीत शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि जन अधिकार पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव आजकल बाढ़ ग्रस्त इलाकों में घूम रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। उसी प्रकार डेहरी के पप्पू यादव यानी समीर दुबे से हम आज बात करेंगे इन चुनावी मुद्दों को लेकर कि आजकल चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, आपकी तैयारियां कैसी हैं। सर, आपका रोहतास पत्रिका में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद भाई रवि प्रशांत जी, आपने अपना बहुमूल्य समय इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दरमियान भी मेरे से बात करने के लिए निकाला है। इसके लिए मैं जितने भी आपको धन्यवाद दूं और जितनी प्रशंसा करूं वो कम हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुमूल्य समय दिया। तो आप हर छोटे बड़े मुद्दे को उठाते हैं डेहरी में, जैसे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव आजकल लगातार सरकार पर सवाल कर रहे हैं, बाढ़ ग्रस्त इलाकों में जो परेशानियां हो रही लोगों को, और उसी प्रकार आप डेहरी में जो छोटे बड़े सारे मुद्दे को उठाते हैं। तो क्या आप भी पप्पू यादव बनना चाहते हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका कि क्या मैं पप्पू यादव बनना चाहता हूँ। जैसा मेरा मानना है, मैं आज करीबन 1 महीने पहले से आदरणीय राजेश रंजन और पप्पू यादव जी की पार्टी से जुड़ा और उनकी विचारधारा को जनता के बीच में शेयर करना चालू किया। लेकिन अगर आप मेरा काम देखें, विगत 1 सालों से ऊपर से लगातार जिस तरह से मैं काम कर रहा हूँ, तो निश्चित रूप से आदरणीय पप्पू यादव जी इस प्रकार जनसेवा कर रहे हैं और एक जनसेवक की भूमिका जो होनी चाहिए, देश का प्रत्येक युवा आदरणीय पप्पू यादव बनना चाहेगा। क्योंकि जिस प्रकार गरीब जनता की सेवा होनी चाहिए, गरीब जिस प्रकार अपने नेता के से सेवा खोजता है, जिस सेवा भाव की कामना से गरीब या एक आम आदमी जनता एक नेता को अपना मत देती है, अपना वोट देती है, और जिस प्रकार की उसको सेवा मिलनी चाहिए, उस लेवल से ऊपर की सेवा आदरणीय राजेश रंजन और पप्पू यादव जी देते हैं। तो निश्चित रूप से इस बिहार यानी देश का प्रत्येक युवा अगर समाज सेवा की भावना से जुड़ा हुआ है और समाज सेवा करना चाहता है, तो देश का प्रत्येक युवा पप्पू यादव बनना चाहता है। और समीर कुमार तो निश्चित रूप से आदरणीय पप्पू यादव जी के पदचिन्हों पर चलकर निश्चित रूप से उनका अनुसरण करना चाहता है और उनके जैसा बनना चाहता है। अगर मैं उनके जैसा अगर 1% भी बन पाया तो मैं अपने जीवन को सार्थक और सफल मानूंगा। बिल्कुल। तो मैंने कुछ डेहरी के बारे में जब पढ़ रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो एक रिपोर्ट के मुताबिक इस कोरोना काल में जैसे प्रवासी मजदूर जितने लौटे हैं दिल्ली से, गुजरात से, मुंबई से, तो डेहरी में लगभग तकरीबन 50,000 से ज्यादा प्रवासी मजदूर लौटे हैं और वापस बहुत कम ही लोग जा रहे हैं। ऐसे में जो मजदूर लौटे हैं वो आने वाले समय में उनके लिए तो कोई रोजगार नहीं है। अगर आप जीत के आएंगे तो उनके लिए क्या रोजगार देंगे? आपके पास मास्टर प्लान क्या है कि उन लोगों को आप रोजगार देंगे? सबसे पहले तो मैं बड़े ही विनम्रता के साथ आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जिनका नाम और जिनका संबोधन आपने प्रवासी से किया है, वो प्रवासी नहीं है, वो हमारे बिहार के भाई, दे आर माई ब्रदर्स। अगर वो हमसे उम्र में बड़े हैं तो मेरे बड़े भाई हैं, अगर वो हम उम्र में छोटे हैं तो मेरे सब छोटे भाई हैं। वो सभी हमारे बिहारी भाई हैं, वो प्रवासी नहीं है। उन्हें प्रवासी कहते बेइज्जत और प्रताड़ित न करें। ये शब्द बहुत ही छोटा शब्द है हमारे उन बिहारी भाइयों के लिए जो रोजगार न मिलने की वजह से बिहार को छोड़कर मजबूरी में अन्य प्रदेश में गए और अपने परिवार का लालन पालन करने के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए अन्य प्रदेश का उन्होंने चयन किया। रही बात कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के कारण या वहां रोजगार छिन जाने के कारण, जितने भी हमारे बिहारी भाई अन्य प्रदेशों को छोड़ के पुनः बिहार में आए हैं, 100% चुनाव जीतने के बाद मेरी पहली प्राथमिकता होगी उन सभी बिहारियों का, जो बिहारी बाहर में काम करते थे उनका, और जो वर्तमान में बिहार में बेरोजगार है उनका, उन सभी भाइयों को रोजगार मुहैया कराना, ताकि कोई हमारा बिहारी भाई बाहर जाकर प्रवासी जैसे शब्दों के चयन से उसकी तुलना ना शुरू हो जाए, प्रवासी जैसे शब्दों का संबोधन उसके लिए ना शुरू हो। अगर बिहार सरकार ने, पूर्व की सरकार ने या वर्तमान की सरकार ने अगर कोई ठोस कदम उठाए होते तो मुझे नहीं लगता किसी बिहारी भाई को अन्य प्रदेश में जाना होता। कोई यूं ही नहीं जाना चाहता बिहार से बाहर, कुछ जीवन की मजबूरियां, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको मजबूर करती है व्यक्ति। तो क्या ये हम मान लें कि जब आप जीत कर आएंगे डेहरी में, तो जो जितने सारे डेहरी विधानसभा क्षेत्र के हमारे भाई हैं जो लौट कर वापस आए हैं, तो क्या उनके लिए आप रोजगार देने के लिए क्या प्लान क्या आपका? बताता हूँ। सबसे पहले तो जिस प्रकार डेहरी विधानसभा क्षेत्र में आप देखें, तो अगर इसकी पूरी अगर आप विवरण जानना चाहें तो डालमिया नगर एक क्षेत्र आता है
जहां पे बड़ी रेल कारखाना भारत सरकार ने शुरू करने की योजना कई दिनों से बना रही है। पहले वो फैक्ट्री बंद थी, बाद में उसको केंद्र सरकार ने अपने अंडर में लिया और उसके बाद से कई चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ और सभी ने झूठे और खोखले वादे करके उस पर जनता का वोट किया। और अभी तक एक शिलान्यास छोटा सा कार्यक्रम भी डालमियानगर रेल कारखाना खोलने के लिए नहीं हो पाया है। अभी तिथि पर तिथि और पुनः लोग उसके फिरा में लगे हुए हैं। मैं जब विधायक बन के चुनकर आता हूँ जनता के बीच में इस बार ईश्वर की कृपा से, जनता के आशीर्वाद से, तो सबसे पहले डालमियानगर रेल कारखाना तो शुरू कराऊंगा ही कराऊंगा, एट एनी कॉस्ट विद इन ईयर, मेरी पहली प्राथमिकता है। उसके साथ साथ कई सारे इतने जमीन है सरकारी डेहरी विधानसभा क्षेत्र में जहाँ पे अन्य कंपनियों का पलायन भी बिहार हो सकता है। अगर कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के कारण हमारे बिहारी भाई बहन अगर अन्य प्रदेशों को छोड़कर अपने प्रदेश बिहार में चले आए हैं और अन्य प्रदेश की कंपनियों को लगता है कि बिहारी मजदूर जब जा चुके हैं बिहार में तब ये कंपनी कैसे चलेगी, ऐसी स्थिति में अब उन कंपनियों को मजबूर होकर बिहार आना पड़ेगा, क्योंकि मजदूर ही चलेगा तो कंपनी चलेगी नहीं, उनका उतना बड़ा बेकार का हो जाएगा। तो मैं उन सभी कंपनियों से बात करूंगा, वर्तमान के उस समय सरकार से और वहां की सरकार से, जिस जगह पर अधिक कंपनियां हैं और जो कंपनियां मजदूर के अभाव में बंद होने के कगार पे हैं, उन सभी कंपनियों का इंफ्रास्ट्रक्चर मैं अपने डेहरी विधानसभा क्षेत्र लाने का प्रयास करूंगा। और न केवल डेहरी विधानसभा बेरोजगार युवाओं को, बिहारी भाइयों को, साथ ही साथ अगल बगल जितने विधानसभा क्षेत्र हैं जो हमारे डेहरी विधानसभा को कनेक्ट करते हैं, उन सभी बेरोजगार युवकों युवतियों को भी मैं रोजगार दिलाने का काम करूंगा 100%। डेहरी विधानसभा क्षेत्र के जो वर्तमान विधायक हैं वो दावा करते हैं कि तकरीबन 6 दर्जन से अधिक डेहरी विधानसभा के क्षेत्रों में सड़कें बनाई गई हैं। आप विपक्ष में बैठे हैं, सच्चाई कितनी है? सच्चाई तो जब तक से आप जनता के बीच में नहीं मूवमेंट करेंगे और जनता से कोई जनसंवाद आप नहीं करेंगे, आपको एग्जैक्ट सच्चाई पता नहीं चलता। क्योंकि मैं विपक्ष में बैठा हूँ, वर्तमान में मेरी जिम्मेवारी बनती है कि सत्ता पक्ष में तमाम किए गए कार्यों का विवरण जिन 6 दर्जन रोडों का माननीय विधायक जी बताते हैं कि बहुत बड़ा काम वर्तमान के क्षेत्र में वो कर रहे हैं या उन्होंने किया है, आप जब जनता के बीच में जाएंगे तो पूरे डेहरी विधानसभा क्षेत्र की जो रोड की स्थिति है वो बद से बदतर और बदहाल हुई पड़ी है। अभी हाल ही मैंने विश्रामपुर गांव के रोड की समस्या देखी, मथुरी के रोड की समस्या देखी, न्यू टिलिया से लेकर भैसाहा मुख्य पथ की समस्या देखी, सखरा ग्राम से सटे हुए कई सारे गांवों की सड़कों की व्यवस्था देखी जो 20-25 गांवों को जोड़ते हैं। नहर के रास्ते से रोड जा रही है जो नारायणपुर, भटौली, भदवाड़ी, सुजानपुर, कटार को जोड़ती है, उसकी स्थिति देखी। दर्जनों ऐसे रोड हैं जिनकी स्थिति बदल से बदतर हुई है। तो आखिर इन 6 दर्जन रोडों के बारे में जो माननीय विधायक जी वर्तमान में चर्चा करते हैं, आखिर वो कहां बनी है? जनता इतनी मूर्ख है कि शिलान्यास को भी कहती कि काम हो गया है। आम जनता कब जागेगी? जनता क्या उनके समर्थक? उनके समर्थक कह सकते हैं और उनके समर्थक आम जनता को साबित कराना चाहते हैं कि शिलान्यास होने के बाद यह रोड बनेगा ही बनेगा। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसका शिलान्यास हो चुका है लेकिन अब तक उस पर काम नहीं लगा हुआ है। अगर शिलान्यास करने को विकास करते हैं तो मैं रोज शिलान्यास करना चाहता हूँ 2-4 योजनाओं का। कुछ लगता नहीं, उसमें एक नारियल लगता है, 2 अगरबत्ती लगती है और ईश्वर की आराधना करनी होती है 2 मिनट तक और वो प्रोग्राम शिलान्यास हो जाता है। एक बड़ा सा बोर्ड लग जाता है वहां पे कि इस योजना का शिलान्यास अमित कुमार ने किया। शिलान्यास और उद्घाटन में अंतर होता है। जब तक से 6 दर्जन सड़कों की उद्घाटन नहीं हो जाएगी, आम जनता उस पर चलने नहीं लगेगी, तब तक से 6 दर्जन सड़कों का निर्माण नहीं मान सकता। तो मैंने ये भी नोटिस किया है कि आज के समय में जो क्षेत्रीय नेता हैं, डेहरी में भी ऐसे नेता बहुत सारे मौजूद हैं जो राष्ट्रीय मुद्दे की बात करते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो राष्ट्रीय मुद्दा की बात करते हैं। क्या राष्ट्रीय मुद्दा से डेहरी की जनता को लाभ मिलेगा? देखिए, राष्ट्रीय मुद्दों का एक अपना स्वरूप होता है। वो मुद्दे कोई आज से नहीं चलते आ रहे थे कि इन मुद्दों को जनता के बीच में प्रकाशित कर करके या उसकी विश्लेषण कर करके आम जनता का ध्यान आकृष्ट कराया जाए। राष्ट्रीय मुद्दा केंद्र सरकार क्या एक जिम्मेवारी बनती है कि जो मुद्दे विगत दिनों से, विगत वर्षों से देश हित के लिए चलते आ रहे थे, उन मुद्दों को निष्पादन करके पूरे देश की जनता को खुश करना ये केंद्र सरकार का कार्यक्रम है। और कोई भी केंद्र सरकार में अगर सरकार पार्टी की रहेगी तो उसके लिए पहली प्राथमिकता होगी को पूर्व की विगत की योजनाओं को जो जनता के हित में है उसको जनता के बीच में निष्पादित करके दिखाए। अगर केंद्र की योजनाओं पे, केंद्र के किए गए कार्यों पे
डेहरी की जनता को लुभाने की अगर बात कही जाती है ये बिल्कुल बेबुनियाद और गलत बातें हैं। अगर केंद्र की कोई योजना का अगर काम होता है, राष्ट्रीय मुद्दा अगर निष्पादित होती है, उससे डेहरी की आम जनता को कोई लाभ नहीं होने वाला। आप मुझे बताइए कि वर्तमान की स्थिति में कई सारे ऐसे मुद्दे जो राष्ट्र स्तर पे, जो केंद्र के स्तर पे निष्पादित किए गए, उससे आम जनता को डेहरी में कौन सा लाभ होना है? जिस प्रकार मेरा वही सवाल था कि राष्ट्रीय मुद्दों से क्या डेहरी की जनता कुछ लाभ मिलेगा? बिल्कुल नहीं। मेरे ऐसा मानने में राष्ट्रीय मुद्दों पे डेहरी की जनता को उससे कोई लाभ नहीं मिलना है। जब तक से राष्ट्रीय लोग, केंद्र के लोग डेहरी ऑन के बारे में अगर कोई अनाउंसमेंट नहीं करते, डेहरी विधानसभा क्षेत्र में कोई नई कार्य योजना का निष्पादन या सुचारू रूप से संचालन की घोषणा नहीं करते, तब तक मैं नहीं मान सकता कि डेहरी विधानसभा क्षेत्र में किन्हीं राष्ट्रीय मुद्दों को निष्पादित करने के बाद कोई लाभ मिलने वाला है। ये जो राष्ट्रीय मुद्दे की बात जब चल रही है, तो आजकल जो हमारे एक्टर जो सुशांत सिंह गुजर गए, बहुत दुख हुआ, पूरे देश को दुख हुआ, पूरे बिहार वासियों को दुख हुआ। तो आप क्या चाहते हैं सरकार से? क्योंकि सरकार उन्हीं की है और वो खुद सीबीआई जांच मांग रहे हैं, तो किससे वो सीबीआई जांच मांग कर रहे हैं? देखिए, वर्तमान की स्थिति में सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है, जिसको सबसे पहले उनकी मृत्यु के बाद हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजेश रंजन और पप्पू यादव जी ने सीबीआई जांच कराने की मांग की थी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बड़े ही गर्मजोशी के साथ और बड़ी मजबूती के साथ ये बात कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं की है, ये मर्डर है। ये आत्महत्या नहीं है, मर्डर है और प्री प्लान मर्डर है। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। उनकी आवाज बुलंद करने के बाद उनको कॉपी करने के लिए कई सारे नेताओं ने सीबीआई जांच करने की मांग करी। वर्तमान में बिहार की पुलिस महाराष्ट्र गई हुई है तमाम चीजों को जांच कर रही है, लेकिन जिस प्रकार का सहयोग महाराष्ट्र सरकार से हमारे बिहार की पुलिस को मिलना चाहिए था, उसमें आप देख रहे होंगे न्यूज चैनल्स के माध्यम से कहीं भी कोई सहयोग हमारे बिहार की पुलिस को नहीं मिल रहा है। हमारा ऐसा मानना है कि पूरे देश की पुलिस एक है। अगर महाराष्ट्र की कोई वारदात बिहार में घटित होती और महाराष्ट्र पुलिसकर्मी अगर बिहार आए होते, तो अगर इस तरह का बर्ताव उनके साथ हुआ होता, तो अब तक महाराष्ट्र बिहार की गिरगिरी हो चुकी होती। ये बिहारी महाराष्ट्रियन का सम्मान नहीं करते। आज एक बिहारी पुलिस, एक ऑफिसर गया हुआ है, लेकिन वहां के लोग उसका सम्मान नहीं कर रहे हैं। जिस प्रकार सुशांत सिंह राजपूत केस की जो बात चल रही है पूरे देश में, एक युवा होने के नाते, एक बिहारी होने के नाते, मैं सुशांत सिंह राजपूत के लिए सीबीआई की जांच की निश्चित रूप से मांग करता हूं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑलरेडी कर चुके हैं। हम सभी उनके उस स्टेटमेंट का पक्षधर भी हैं, उनके साथ भी बहुत मजबूती के साथ खड़े हैं और हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है कि अगर सीबीआई जांच करने में अगर जरा से भी देरी आती है तो बहुत बड़ा जन आक्रोश आंदोलन आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग करेंगे। और सुशांत सिंह जो कि बिहार के निवासी थे, बिहारी भाई थे, अपनी प्रतिभा से मुंबई में जाकर अपना एक नाम उन्होंने पूरे देश के मानचित्र पे खड़ा करने का काम किया था। हम सभी उनको न्याय दिलाने के लिए किसी कीमत पर अपनी जान की बाजी को लगाकर अगर करना हुआ कार्यक्रम तो हम लोग करेंगे, उनको न्याय दिलाएंगे। मेरी आखिरी सवाल है कि जैसे डेहरी विधानसभा की जनता आप पर क्यों विश्वास करे? आप भी बड़े मैनिफेस्टो दिखाएंगे और मैनिफेस्टो दिखाकर जीत गए और निकल गए, फिर तो मैं बताता हूँ रवि प्रसाद जी, मैं जनता को मैनिफेस्टो दिखाकर काम करना या जनता का प्रतिनिधि होना नहीं चाह रहा है। अगर आप मेरा रिकॉर्ड चेक करेंगे तो मैंने 212 डेहरी विधानसभा क्षेत्र की जनता को पहले अपना काम दिखलाया है। एक जनप्रतिनिधि का काम कैसा होना चाहिए, एक जनप्रतिनिधि किस प्रकार सोचे जनता के लिए, वो मैं जनता को विगत 1.5-2 सालों से दिखा रहा हूँ। केवल घोषणाएं करना और केवल घोषणाओं के आधार पर मत लेना समीर कुमार का काम नहीं है। अगर आप मेरा 1 साल का रिकॉर्ड चेक करेंगे मेरे किए गए कार्यों का डेहरी विधानसभा क्षेत्र में, तो आप जानेंगे कि जनप्रतिनिधि वो सोच नहीं सकता जो मैंने किया है डेहरी विधानसभा क्षेत्र में। चाहे वो शहर का सौंदर्यीकरण करना हो, निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से गरीब जनता की सेवा करनी हो, सौंदर्यीकरण के दरमियान में किसी गरीब का घर बना कर देना हो, कोरोना काल में जब भूख से लोग मर रहे थे, छटपटा रहे थे, उन गरीब जनता को राशन पहुंचाना हो, लॉकडाउन होने की वजह से जो लोग बाहर फंसे हुए थे उनको टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के माध्यम से तेलंगाना, मध्य प्रदेश, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, गुजरात जैसे दूर दराज जगहों पे राशन और आर्थिक समस्या जो मैंने हल कराई है, आप अगर आप चेक करेंगे तो तमाम रिकॉर्ड सोशल मीडिया पे सेव है और कई प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बड़े बखूबी तरीके से उसको छापा दिए। तो मैं मान लूं, मेरे बहुत सारे दर्शक आपको देख रहे हैं, डेहरी विधानसभा क्षेत्र के बहुत सारे ऐसे दर्शक देख रहे हैं, तो आप जो जीत कर आएंगे तो आपका जो मैनिफेस्टो होगा उतना ही होगा जितना आप कर पाएंगे। बिल्कुल, मैं जीत के आऊंगा तो मैनिफेस्टो जारी नहीं करूंगा, जीतने से पहले मैनिफेस्टो बनाऊंगा और मैं आम जनता से कहूंगा कि उस मैनिफेस्टो को एक प्रिंट आउट अपने पास रखिएगा।
जिस प्रकार स्कूल में सिलेबस होता है कि 3 महीने में इतना पढ़ाया जाएगा, 6 महीने में इतना पढ़ाया जाएगा और 6 महीने बाद इतना पढ़ाया जाएगा, 1 साल का रिकॉर्ड जिस प्रकार एक स्कूल के सिलेबस में होता है और ठीक उसी प्रकार टीचर्स बड़ी मेहनत के साथ उस टाइम लिमिट के अंदर उस कोर्स को पूरा करा देते हैं, ठीक उसी प्रकार का 1-1 साल का प्रतिज्ञा पत्र समीर कुमार का प्रत्येक जनता के बीच में वितरित होगा और हर 3 महीने पे और 6 महीने पे और 1 साल में कितना काम निष्पादित मेरे द्वारा हो सकता है उसकी सूची बखूबी बनाई गई होगी। 1 साल के बाद जनता से मैं खुद 1 साल का रिपोर्ट कार्ड जारी करूंगा कि क्या मैंने जो 1 साल में वादे किए थे वो पूरे हुए कि नहीं हुए। आप आम जनता से फीडबैक ले पाएंगे। हर 3-3 महीने पे मैं अपना फीडबैक जारी करूंगा, हर 3-3 महीने पे अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करूंगा। जिस प्रकार पेरेंट टीचर्स मीटिंग होती है, अभिभावक टीचर से खुलेआम और मजबूती के साथ सवाल पूछता है अपने बच्चे को लेकर के, ठीक जनता मुझसे सीधा संवाद कर पाएगी कि विधायक जी आपने जो 3 महीने का जो आश्वासन दिया था कि ये काम हो जाएगा वो अब तक क्यों नहीं पूरा हुआ। और मैं निश्चित रूप से आज मैं आपको वादा करता हूँ कि रोहतास पत्रिका के चैनल पे और ऐसे ही मैं लाइव आकर संबोधित करूंगा कि आखिर वो क्यों पूरे नहीं हुए और कब तक होंगे। तो मेरी योजना थोड़ी अलग लोगों से अलग है और जनता जिस प्रकार अगर इमरजेंसी क्यों वोट दे, मैं सबसे इसलिए कहना चाहता हूं कि पूर्व के प्रतिनिधियों ने, वर्तमान के प्रतिनिधियों ने आपको जितने वादे किए थे उसमें से कौन कौन से वादे पूरे पर एक बार चेक कर दीजिए। मैनिफेस्टो का मतलब ये होता है जो वादे किए गए उस तय समय सीमा के अंदर पूरे हो जाने चाहिए। जनता अगर मैनिफेस्टो देखकर वोट देती है तो क्या उस मैनिफेस्टो में कितने काम पूरे हुए उसको देखने दोबारा मत क्यों नहीं देती है। फिर किस विश्वास पे वो प्रतिनिधि दोबारा जनता के बीच में जाएंगे। तो मैं जनता से आग्रह करना चाहता हूं कि आपने सबको देखा बार बार, अब की बार आपका बेटा आपका भाई समीर कुमार। बिल्कुल। तो जैसे जो डिहरी विधानसभा क्षेत्र के भावी उम्मीदवार भाई समीर कुमार ने कहा कि सभी मैनिफेस्टो बनाते हैं, मैं बनाऊंगा सिलेबस। जैसे विद्यालयों में सिलेबस बनता है कि 3 महीने में इतना सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा शिक्षक को, उसी प्रकार भाई समीर कुमार एक सिलेबस बनाएंगे और सिलेबस के अनुसार डिहरी में काम करेंगे। तो डिहरी के जो पप्पू यादव हैं यानी समीर कुमार से आज बहुत बातचीत हुई और अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, आपने समय निकाला हमारे लिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी रवि प्रसाद जी कि आपने भी अपना बहुमूल्य समय निकाला और जनता के हित की, जनता से जुड़े हुए सवालों को आपने खड़ा किया और मुझे अवसर मिला सभी बातों को करने का। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।